बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से आपके साथ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, बस साथ दफ्तरी कामात भी था, मैं हेडक्वार्टर भी गया हुआ था। तो आई होप सो कि आज सुबह से भी आपकी जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे आपने जो ना वो काफ़ी लर्न किया होगा। आज जो इस वक्त थर्ड लेक्चर है उसमें आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं उनका तारुफ कुछ अपने हवाले से कराऊंगा कि ये 90s की बात है। आज से इसको आप कितने 34 साल चल जाए, 34 years टू मच। मैं मैट्रिक में था और मैं जब कॉलेज में गया तो अंधेरा उजाला ड्रामा चलता था, तन्हाइयाँ अंधेरा जाला, और ये ड्रामे बड़े, और कलियां, ये बड़े पॉपुलर चीजें थी उस वक्त। कलर टीवी आ तो गया था लेकिन बहुत कम घरों में कलर टीवी होता था। हम क्योंकि छोटा शहर था, पत्तों की ये तहसील है जिला कसूर की, इसे लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, फूलों की सरजमीन है। तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक टीवी था। तो वो क्योंकि उनके जो हमारे हमसाए थे, उनके जो वालिद साहब थे, हमारे जो दोस्त वगैरह थे, वो सऊदी अरब में काम करते थे, तो वो पैसे पूसे भेजते थे, तो टीवी उनके घर में था। तो हमारा कंपटीशन होता था कि शाम को मगरिब के बाद जब अंधेरा जाला 8 बजे के लगना, तो उस वक्त सबसे पहले जाके आगे कौन बैठेगा। तो वो जमीन पे चादरें बिछा के, तो वो जो है ना अपना, और वो बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं कि बड़ा आला दौर था जिसमें लड़के लड़कियां सब मिलके मोहल्ले की, आप यकीन करें, एक एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, तो आप तो 15-20 जो छतें इसी तरह इस अपना ये काइट भी करते थे, पतंगबाजी भी करते थे। खैर, वो ड्रामा देखना, और एक सबसे बड़ा जो ख्वाब था वो होता था हमें खबरनामे का। और खबरनामा उस वक्त पाकिस्तान के हर देहात में, शहर में लोग हुक्का पी के ऐसे बैठे हुए हैं, पूरे जमघटे में लोग खबरनामे के लिए, क्योंकि करंट अफेयर के शो होते ही नहीं थे, ड्रामा होता था या खबरनामे की वो खबरें होती थी। और उसमें एक शख्सियत होती थी जिसका नाम था सरवर मनी राव। अब वो जब आते थे कहीं ना कहीं से वो रिपोर्टिंग करनी, सरवर मनी राव पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद, सरवर मनी राव पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बगदाद, वाशिंगटन। तो वो एक पैशन जिसे कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल यूथ हो, जवान हो, और आपकी अपब्रिंगिंग हो रही हो, आप कॉलेज लाइफ में इंटर हो रहे हो, वो टीन एज से निकल कर आप एक, जब आप बड़ा अग्रेसिव एज भी होती है। तो मैं आपको अपने ख्वाब के बारे में बताता हूँ कि वो मेरा ख्वाब था कि काश मैं भी सरवर मनी राव बनूं, मैं भी पाकिस्तान टेलीविजन में जाऊं। ठीक है। तो जब मैं मैं बीए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स करना है। तो 95 में जब मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स में दाखिला लिया, तो उस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ 4 यूनिवर्सिटियों में मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता था। मीडिया स्टडी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बहावलपुर में, कराची में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, गोमल यूनिवर्सिटी में। तो ये 4-5 जगह थी जहाँ पे मीडिया स्टडी का ये डिपार्टमेंट खुले हुए थे। बहावलपुर में भी नया नया खुला था, उस पर भी 5-4 साल ही हुए थे। आप यकीन करें कि वो जो दौर था वो तो एक पैशन चीजें, और जब हम यूनिवर्सिटी भी गए तब भी हम जो ना वो रात को जब 9 बजे के टाइम होना होता, हॉस्टल में सब लोगों ने, सर्दियों के दिन भी, तो वो अबू बकर हमारा हाल होता था बड़ा, बगदाद वो कैंपस का एक चोलिस्तान में, तो एक आप बिल्कुल आप कहाँ से लाहौर साइड से उठ के गए हो, एक वो उस साइड पे, तो बड़ा एक एक्साइटिंग चीजें होती थी। जब मैं वो खबरनामा मैं अपने लाइफ की जो पैशन की बता रहा हूँ कि जो मैं उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो इस्तकामत दी, फिर मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स भी किया, और उसके बाद फिर मैंने माशाल्लाह, जैसे राव साहब ने भी तो मोर देन 80 कंट्री विजिट कर लिए हैं, मैंने मोर देन 50 कंट्री विजिट कर लिए हैं। और फिर स्कॉलरशिप मिलते गए, फिर हम मीडिया, फिर जेफरसन फेलो अमेरिका, रॉयटर्स, जायका, नॉर्वे। तो टीवी जो है ना, वो जो ख्वाब है ना, उसकी तकमील हुई। तो आज मैं खुद इसलिए चल के आया हूं कि मैं बताऊं कि जब इंसान सोचता है
और वो ख्वाब जब इंसान, अब ये बहुत सारे लोग हैं, आपको तो इस शोबे से आप रीडेजिग्नेट होके आए हैं, इनमें भी इतने नामवर लोग हैं, हमारे जितने भी बड़े हैं, मोस्टली लोग मुख्तलिफ जगहों में काम करते थे, लेकिन उन्होंने, जब वो आए तो उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम कमाया। अल्लाह पाक की जो ये जिंदगी है, एक इमानत है ना आपके पास, आपने भी पैशन की तरह आगे बढ़कर आपने आपका अपने अपने नाम बनाना कोई दुनिया में मुश्किल काम नहीं है। तो वो ख्वाब की तकमील हुई। तो आज, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन में जाऊंगा, फिर रिपोर्टिंग भी करूंगा, फिर प्रोडक्शन भी करूंगा। उसके बाद फिर मैं, आप राव साहब के हाथ से तो बहुत सारे लोग अपॉइंटेड भी हुए, अपॉइंट हुए बहुत सारे लोग अपना जो हैं, और हर बंदे ने अपना अपना मुकाम हासिल किया। तो ये हमारे लिए, ये लोग, ये हमारे बड़े पाकिस्तान की टेलीविज़न की जो लेजेंड है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो ना इस इदारे को दी और अपनी अपने दौर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। सरवर मीर राव साहब से मैंने जो स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप आएँ, नौजवान हैं, इसमें कुछ लोग हमारे सीनियर्स भी हैं, इन्होंने अब ये अपना इस प्रोडक्शन की फील्ड में आ रहे हैं, प्रोडक्ट रिपोर्टिंग में भी जाएंगे, न्यूज़ प्रोड्यूस भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, ड्रामा भी करेंगे। तो आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को शेयर करें। तो मैं आज यहाँ पे खड़े होकर बतौर जनरल मैनेजर ये भी ऑनर फील कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने एक ख्वाब सोचा, उसकी तकमील हुई, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो अब मैं बगैर ताखीर के, बगैर किसी हीलो हुज्जत के, जनाब मोहतरम सरवर मनी राव साहब, जो एक्स डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ भी रहे, बहुत सारे ओहदों पे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, और सबसे बड़ी बात है कि बुड्ढों से लेकर जनरल मुशर्रफ तक सब लोगों के साथ काम भी किया, दौरे भी किए, बहुत सारी एक हिस्ट्री है इनके दिल में। अभी कोई एक घंटे से हमारे पास बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो दिल कर रहा था ये बातें करते रहे और हम सुनते रहें, और पता भी नहीं चला, घंटा डेढ़ उधर गुजर गया। आई होप सो कि ये आप इनका तो जो तजर्बा है, एक हम रिक्वेस्ट इनको आज करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी करेंगे कि आज जो ना वो अपने ये जिंदगी के जो इसरार और रमूज हैं, मुश्किलात में जब आप काम करते हैं, आप किस तरह आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं बगैर किसी तखीर के जनाब मोहतरम सरवर मीरा साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए, इन नौजवानों को अपने तजर्बात से आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे साथियों, मैं कौन हूं और आप कौन हैं, ये सवाल उस वक्त ख़त्म हो जाता है क्योंकि कल मैं उन कुर्सियों पे था, यहाँ कोई और था। कल आप इस जगह होंगे, यहाँ कोई और होगा। तो जिंदगी हरकत का नाम है और तरक्की आगे बढ़ने का नाम है। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपको पाकिस्तान टेलीविजन ने ये मौका दिया कि आप हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर तरबियत भी हासिल करें और एक अच्छे प्रोफेशनल बने। ये रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान है हम पे और आप सब पे। इस दौर में जबकि लोग हल्की फुल्की मुलाजमत के लिए भी परेशान हैं और बैरून मुल्क समंदरों में डूब जाते हैं रिज्क की तलाश में, तो आप सबसे पहली बात तो यह है कि इस पे रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि इन हालात में, इन अयाम में आपको एक बाइज्जत रोजगार मिला। दूसरी बात यह है कि हर रिस्क जो है हलाल तब होता है। मजदूरी आप मजदूर को तब देते हैं जब आपको पता चल जाए कि एक मजदूर ने 500 ईंट उठाई हैं और एक ने 400, तो आप पूछते हैं। तो ये हक मालिक का भी होता है, इस तरह हुकूमत का भी है और टेलीविजन मैनेजमेंट का भी है। वो उनका हक है, ये आपका है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है।
पाकिस्तान टेलीविजन को ये एजाज़ हासिल है कि क़यामे पाकिस्तान के बाद अगर कोई कौमी इदारा बना तो वो पाकिस्तान टेलीविजन था। 47 से 64 तक कोई कौमी इदारा नहीं बन सका, कागजों में जरूर रहा, लेकिन इस अदारे ने 64 में अपने वजूद में आने के बाद से अब तक ये पाकिस्तान का सफीर है। पाकिस्तान का एक सफीर वो होता है जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, दूसरा सफीर पाकिस्तान टेलीविजन है कि इसका सिग्नल जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है तो लफ्ज़ पाकिस्तान उसके साथ आता है। और फिर ग्लोबल टेलीविजन है, दूसरे टेलीविजन है, जियो के साथ पाकिस्तान नहीं आता, एक्सप्रेस के साथ पाकिस्तान नहीं आता, आज के साथ पाकिस्तान नहीं आता। ये एजाज़ आपके इदारे को हासिल है, तो इस लिहाज से आप खुद पाकिस्तान हैं। तो फील प्राउड एंड प्राइड कि आप एक ऐसे अदारे में हैं जो पाकिस्तान है। दफ्तरी ऊंच नीच होती है, तरक्की तनज़्ज़ुली होती है, कोई बॉस अच्छा मिलता है, कोई नहीं मिलता, वक्त गुजर जाता है। और एक चीज आप जरूर जहन में रखें कि रब्बे करीम के 99 नाम हैं जो हमें पता है, 99, लेकिन बुजुर्ग ये कहते हैं कि रब के नाम खरबों में हैं। इस दुनिया में जो भी चीज है वो रब के नाम से है, लेकिन हमें 99 नाम रूहानी माहिरीन ने रिसर्च करके दे दिए। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किस नाम के ताबे सर्विस कर रहे हैं, तो उसके असरात आप पर होते हैं। रब्बे करीम का नाम है रहमान, रहीम, कहार, जब्बार, कुद्दूस। अब आप देखिए कि जब्बार का मतलब क्या है, कहार का मतलब क्या है, रहमान का मतलब क्या है, रहीम का मतलब क्या है। तो ये सिफात हैं रब्बे करीम की जितनी बिखरी हुई हैं। तो जब आपका कोई सीनियर कहार टाइप आ जाए तो आप डिस्टर्ब होंगे, रहमान टाइप आ जाए तो आप कहेंगे सर मजा आ गया है, ए वजह बॉस से किसी नसीब वाले ने मिलता है। फिर आप रहीम के ताबे आ जाएंगे तो आप कहेंगे कुछ कर ले यार, इन्हें तेनू लेटर नहीं देना, बड़ा रहम करने वाला है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए आप ये सोच के रखें सर्विस में कि आप अल्लाह की किसी ना किसी सिफ्त के नीचे हैं। कहार भी आपको ट्रेन कर रहा है, रहमान भी ट्रेन कर रहा है। तो ये सोच अगर आप रखेंगे तो आपके नफ्सियाती मसाइल नहीं होंगे। और दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, ओनली द चेंज इज स्टैटिक। सबात जो है वो सिर्फ तब्दीली है। आप देखें, सुबह दोपहर शाम, दिन रात, बचपन जवानी बुढ़ापा, तूफान आंधी बारिश, तेज धूप, सहरा रेगिस्तान, तो ये तवाजुन चलता है। इसलिए आप सर्विस में आ गए तो आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस साहब के आप नीचे हैं वो पीरियड आपने उसी तरह गुजारना है। एक साहब होगा जो आपकी बात ही नहीं सुनता, कहता ये करके लाओ, दूसरा कहेगा यार मुझे बताओ ये काम कैसे करूं। तो आप अगर उस तरह ढलते जाएंगे तो आप सर्विस में कामयाब रहेंगे। मुझे बताया गया है कि आप लोग वो हैं जो प्रोड्यूसर डेजिग्नेट हुए हैं या आए हैं, सही है ये बात? आप इस्लामाबाद टेलीविजन से हैं। लाहौर वाले साथी कहाँ हैं, कोई बोलेगा? सर अस्सलाम वालेकुम। जी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। मैंने कहा लाहौर देख लूं मैं। हाँ जी, सर आवाज आ रही है आपको? हम नजर आ रहे हैं? गुड। मैंने सर आपको देख लिया, पता नहीं आपने मुझे पहले देखा है कि नहीं। सर मैं भी हूँ, ऐनक भी लगी हुई है, और कभी मैं भी आपकी तरह लाहौर न्यूज रूम में यूं ही फिरता था। वहां के यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा, मैं उसका यूनियन का मेंबर भी रहा हूँ। सर जी हाँ, तो लाहौर बहुत कुछ है। लाहौर, बिल्कुल ठीक और है। यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा भी है, और बांग्लादेश नामंजूर तहरीक में कोट लखपत जेल भी काटी है स्टूडेंट एज में। ठीक है,
हाँ जी, पेशावर वाले किधर हैं? है पेशावर या चप्पल कबाब खा रहे हैं? वो हाजिरी ते ला लो। अस्सलाम वालेकुम सर, पेशावर से बोल रहे हैं जी। यार एक तो बात सुना, पेशावर से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? कुछ लिंक की प्रॉब्लम है। ये अरशद खान, प्रोड्यूसर करंट अफेयर। अच्छा, आपका नाम अरशद है। अगर मैं आपको अरशद की जगह अर कहूं तो बुरा लगेगा ना? मेरा नाम सर नहीं है, सर्वर है। ठीक है? सर राइट, ठीक है गुड। जी। कोयटा किधर है? कोयटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोयटा से वली साबिर मुखातिब में आपसे, एसोसिएट कैमरामैन। वेरी गुड। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में सर्विस का आगाज 1 मार्च 1975 को कोयटा टीवी से शुरू किया था एज न्यूज प्रोड्यूसर। कहाँ थे आप लोग उस वक्त 75 में? जन्नत में? नहीं सर, उस वक्त तो फिर दोबारा जन्नत में जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो मैं पूरा कोयटा मैंने बतौर रिपोर्टर घूमा है, डेरा बुगटी से लेकर और मकरान गवादर तक, ठीक है? इसलिए कोयटा मेरे दिलों में बसता है। मुझे पहली नौकरी मिली थी, और पहली नौकरी और पहली तनख्वाह पहली बीवी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अगर ये मेरी एक ही है, पता नहीं जिनकी दो है उनको तजर्बा होगा जी। सर कोयटा वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं और माशाल्लाह बहुत फख्र फील करते हैं सर आपके होते हुए। खुश अल्लाह रहो, आपको आबाद जिंदगी रहो, दे। चाहे कोयटा रहो थैंक चाहे शुजाबाद रहो जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब और कौन सा सेंटर रह गया भाई? कराची, साहिल समंदर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 4 आदमी बैठे हैं 20 कुर्सियों पे, क्या बात है? सर सबको डेजिग्नेट कर लेते तो इधर सारे हम लोग मौजूद होते। उन्होंने कहा बोर लेक्चर है, उनको कहो नहीं, हंसी मजाक का लेक्चर है, आ जाओ। नहीं नहीं सर, वी आर एंजॉयिंग सर। आई एम ओपन टू एवरी क्वेश्चन, ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेसिकली तो मैं प्रोड्यूसर प्रोग्राम्स भी डिजिग्नेट हुआ हूं, लेकिन 2011 में मैंने एकेडमी में आपका एक लेक्चर आपने डिलीवर किया था, वार जोन पे था, जो इराक की वार पे आपने रिपोर्टिंग की थी, मुझे अभी तक याद है क्योंकि वो मैंने क्लास अटेंड की थी। तो आपके लेक्चर वाकई बड़े हेल्पफुल होते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी याद है। लेकिन ये याद रखना कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। जी, अच्छा, बहुत। तो मैं भी अब पीराना साली में हूँ। पीराना साली का मतलब समझते हो? पीर और मुरीद तो जानते होंगे। अब मैं माशाल्लाह 75 इयर्स की एज में आपसे खिताब कर रहा हूं, ठीक है? मैंने 1 मार्च 1975 को कोयटा टेलीविजन में बतौर प्रोड्यूसर न्यूज एंड करंट अफेयर सर्विस का आगाज किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था, और उस वक्त मैं ये कहानी छोटी सी इसलिए सुना रहा हूं कि आपको पता चले कि टेलीविजन क्या था। तो उस वक्त हम भी, जैसे जीएम साहब बता रहे थे, हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के खबरें सुना करते थे। वो जो हॉस्टल के रूम में एक टीवी होता था और 2-4 न्यूज़ कास्टर्स, एक आध एंकर, बल्कि अनाउंसर होते थे। एंकर का तो सवाल ही नहीं था, वो आते थे। तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठ के फिर सब खबरें सुनते थे। तो वहाँ पाकिस्तान टाइम में एक इश्तहार आया कि वी नीड यंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हु हैज़ ए नोज फॉर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, तो अप्लाई इन कॉन्फिडेंस। हमने किया, 4-5 दोस्तों ने मिलके हमने सोचा एबट रोड के बाहर से गुजरते हैं तो हमारा कोई वाकफ नहीं जो हमें टेलीविज़न के अंदर जाने दे। तो सब ने ये सोचा कि चलें इस बहाने टीवी तो देखेंगे अंदर से। इट वॉज ए मैजिक बॉक्स ऑन दोज डेज। तो हमने अप्लाई किया। चंद माह बाद हमें कॉल लेटर आ गया। वी ऑल वेंट फर्स्ट टाइम इनसाइड लाहौर टीवी में। स्टूडियो के अंदर हमारा एक अमेरिकन स्टाइल क्विज टाइप पेपर था, हमने वो दिया और हमें ख्याल था कि हमने ना तो पास होना और ना हमारी सिफारिश, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे
जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो हमने कहा वो तो सब जियालों को ही रखेंगे। हम उस वक्त नजरियाती तौर पर उनके साथ नहीं थे। जावेद हाशमी का नाम आपने सुना होगा। जावेद हाशमी और लियाकत बलोच मेरे कंटेम्परेरी हैं, वैसे मेरे बुजुर्ग लगते हैं दोनों। वो लियाकत बलोच जर्नलिज्म में था, जावेद हाशमी फिलॉसफी में था, और मैं पॉलिटिकल साइंस में था उस वक्त। लेकिन हॉस्टल हमारा एक था। तो बहरहाल हमने कहा हमें तो किसी ने नौकरी देनी नहीं, शुगल मेला है। लेकिन उन्होंने रिटन टेस्ट में हमें पास कर दिया। 2 माह बाद एक खत आया कि आप जो हैं इंटरव्यू के लिए आए। तो उस वक्त टीवी न्यूज़ के एक मरहूम डायरेक्टर न्यूज़, बड़े मशहूर नाम था मुस्लिहुद्दीन, और वो जनरल मैनेजर होते थे लाहौर टीवी के, और डायरेक्टर न्यूज़ जुबैर अली होते थे जो इंफॉर्मेशन सर्विस के थे। उन्होंने इंटरव्यू लिया। हमें पता था हमें सिलेक्ट नहीं होना। जब आपको पता हो ना कि आपको नौकरी तो मिलनी नहीं, तो इंटरव्यू जाते हुए एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर आप जाएं कि यार नौकरी भी चाहिए, डरे डरे जाते हो, तो फर्क आप सबको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। हम गए थे कि हमें सिलेक्ट तो किसी ने करना नहीं, क्योंकि हम उस वक्त, हमारा विंग राइट कहलाता था, लेफ्ट की बजाय। उस जमाने में बड़ी नजरियाती वो थी। तो लोगों ने भी यही कहा कि तुसी वक्त जाया कर रहे हो, ਅਸੀਂ कहा चलो टीवी देख रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने पूछा कि जी आपका पेपर तो ठीक है, आप ये बताएं कि कोई किताब भी पढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ जी। नई नई किताब कौन सी पढ़ी? उन दिनों में मुख्तार मसूद की एक बड़ी मशहूर किताब आई थी जिसका नाम था आवाज़े दोस्त। इस किताब का नाम आप नोट कर लें, जिंदगी में जरूर पढ़िएगा। इसमें 2 मजमून हैं, एक कहतुर रिजाल और एक मीनार पाकिस्तान। ये वो शख्स है जिसने गुलबर्ग लाहौर को बसाया, कमिश्नर था लाहौर का। ये वो शख्स है जो RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की बनी थी, उसका सेक्रेटरी जनरल भी रहा। उसने 2 किताबें लिखी हैं, उसमें एक ये है। ये आपको फिरोज सन्स ने छापी है, मिल जाएगी, नेट पे भी होगी, अमेजोन पे भी होगी। आप इसका एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़ें, जो किताब का जिस्ट होता है। आपको इसमें पता चलेगा कि इंसान, आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है। कहतुर रिजाल में इकबाल कहता है ना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इसी तरह मीनार पाकिस्तान में पता चलेगा, इसका पुराना नाम था यादगार पाकिस्तान। ये कैसे तब्दील हुआ? कमिश्नर था, उसने वो सारी कहानी उसमें लिखी है कि मैं जब वहाँ से निकल रहा था, उस वक्त पुराना रावी होता था जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है ना, उसके साथ बहता था। तो वहाँ इसकी खुदाई हो रही थी, एक चौकीदार बैठा था और कमिश्नर हाउस करीब होता था उस वक्त वहाँ। कहते मैं सुबह जब वॉक करते जा रहा था तो वहाँ एक चौकीदार कनात के पास बैठा था, बूढ़ा सा। मैंने से पूछा की बन रहे हैं? उन्हें कहा जी ये यादगार बना रहे हैं। मैं पूछा कि की होता है? कहता वेखो जी पाकिस्तान हुणी बनया है, यादगार ते मरण तो बाद बनती है, ये हुणी पाकिस्तान की यादगार बना रहे हैं। कहता है मेरा दिमाग उलट गया और मैं वापस आया तो मैंने अपने DCs को बिठाया। मैंने कहा यार ये, उन्होंने कहा दोस्त है। कहते हैं मैंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा प्रेसिडेंट अयूब के कि जी ये इसका नाम यादगार है, यादगार का मतलब ये है, तो इसका नाम कोई तब्दील करें। वो कैबिनेट में पेश हुआ, वहाँ मुख्तार मसूद गया। वो कहता है कि वो तो मेरी तारीफ कर रहे थे कि जी आपने बड़ा, तो मैंने कहा जी मेरी नहीं, उस चौकीदार की करें जो पता नहीं 100 रुपए महीने पे उस वक्त तनख्वाह लेता था। कहता है ये होती है वतन की मोहब्बत। इसके लिए सदर या वजीर आजम होने की जरूरत नहीं, ना आपको 804 नंबर लगाने की, ना आपको 45 और 47 फार्म लेकर मुहब्बुल वतनी शो करनी पड़ती है। ऐसे फिक्रे बोल रहा हूं जो सेंसर नहीं हो सकते। PTV है ना, मैं तो खुद करता रहा हूं, लेकिन इनको सेंसर नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन स्किल है ये न्यूज़मैन को आनी चाहिए। तो उस हुब्बुल वतनी आप देख लें कि उस मजदूर और उस चौकीदार के दिल में भी थी। तो ये हुब्बुल वतनी आपको प्रोड्यूसर के तौर पे भी रहनी चाहिए, अफसर के तौर पे भी रहनी चाहिए। तो वो नाम तब्दील हुआ, मीनार रखा गया। तो मैंने उस किताब का जैसे नाम लिया तो मुस्लिउद्दीन साहब कहते हैं उसमें अलीगढ़ का जिक्र है। मैंने कहा हाँ जी, उसमें लिखा है उन्होंने कि अलीगढ़ एक छोटा सा पाकिस्तान और पाकिस्तान एक बड़ा सा अलीगढ़। अब आप अगर अलीगढ़ की तारीख गूगल पे जाके पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ ने तहरीक पाकिस्तान में क्या रोल अदा किया।
तो जो जर्नलिस्ट होता है उसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ड्रामा बना रहे हैं तो आपको समाजी इश्यूज पे भी ड्रामा बनाना है, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बनाना है, गरीब पे भी बनाना है, अमीर पे भी। इसी तरह खबर आपको तूफान की देनी है, आंधी की देनी है, चोरी की देनी है, डाके की देनी है, वजीर आजम हाउस की देनी है, अमेरिका की देनी है, तो आपके पास शुद्ध बुद्ध सब प्रोड्यूसर्स के पास होनी चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने जब मेरी गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई किया है, तो आप तो हमें नहीं लगते कि आप उस पे क्वालिफाई करेंगे, आप न्यूज़ और करंट अफेयर्स में आ जाए। उस वक्त न्यूज़ और करंट अफेयर अलग डिवीजन नहीं होते थे, एक ही थे। मैंने कहा जी मुझे तो नौकरी अगर आप दे रहे हैं तो दे दें। उन्होंने मुझे न्यूज़ प्रोड्यूसर और रिपोर्टर का ओहदा दिया और मुझे कोयटा पोस्ट कर दिया। कोयटा का लेटर देख के सभी घबरा गए। उस वक्त न्यूज़ प्रोड्यूसर रिपोर्टर को ग्रुप 5 में डायरेक्ट लिए गए थे, हम 2-3 बंदे थे, और बेसिक पे 500 रुपए थी और 250 रुपए उसमें हाउस अलाउंस और अला बला मिला के था। तो 750 रुपए पर महीने का पैकेज था, जिसमें आज आप अपने बेटे बच्चे भाई भतीजे या नवासे का हैप्पी मील भी नहीं ले सकते। उस जमाने में पूरे महीने के पैसे थे। तो मैंने जब अपने फादर को वो खत दिखाया, उससे पहले मुझे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, मैंने चूंकि एमए किया ही था, तो मुझे उस वक्त के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मुनीरुद्दीन चुगताई, जो बाद में वाइस चांसलर बने, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चर रख लिया था पॉलिटिकल साइंस में, और वहाँ मुझे 500 रुपये महीना मिलते थे। तो फादर ने ये कहा कि ये ग्रेड 17 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त था, उस वक्त उसकी 450 बेसिक थी। तो कहते हैं आपको तो ज्यादा मिल रही है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप अपने टीचर से पूछें कि आपको एजुकेशन में रहना चाहिए या मीडिया में चले जाएं। कहते हैं मुझे आइडिया नहीं मीडिया का, मेरे फादर ने कहा। मैंने जाके अपने एचओडी से बात की, उसने कहा कि सरवर अगर तुम पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी भी कर लोगे, मेरा इरादा था वो करने का, तो तुम 19वें नंबर पे होगे, क्योंकि 18 लोग इस वक्त पाकिस्तान भर में पीएचडी हैं। उस वक्त कम पीएचडी होते थे 1975 में। तो तुम ग्रेड 20 में रिटायर हो जाओगे, प्रोफेसर बन गए तब। लेकिन मीडिया में अगर जाओगे, जैसे आजकल कोई आपको कहे ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा या चैट जीपीटी, तो आज से 2 साल पहले ये लफ्ज समझ ही नहीं आते थे। आज इन अल्फाज का मतलब आप समझते हैं। लेकिन जो उस फील्ड के लोग, उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी एक्सपेंशन होगी, तुम्हें बड़ी शोहरत मिलेगी। आई डिसाइडेड टू गो, और मैंने 1 मार्च 1975 को कोयटा टेलीविजन में न्यूज़ प्रोड्यूसर के तौर पे ज्वाइन किया। अब देखिए, कोयटा वाले साथी सुन रहे होंगे, मैं 3 दिन मेरी जॉब को हुए थे। चौथे दिन मुझे मेरे न्यूज़ एडिटर ने कहा कि सरवर साहब कल सुबह 4 बजे आपने डेरा बुगटी जाना है। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिसका नाम भुट्टो फैमिली के सीने पे लिखा हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था और आर्मी चीफ वो था। 77 तक भुट्टो रहा, 75 की बात है। तो वो डेरा बुगटी जाएगा, आपने उसके साथ जाना है। मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा, मुझे तो खबर बनानी भी नहीं आती, क्योंकि उस वक्त ये सिलसिले नहीं थे। सिलेक्शन तो हो गई थी। उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं करना, कोयटा में लोग कम ही जाते हैं, अब भी कम जाते हैं, तो तुम देखना कि जनरल ज़ियाउल हक किसको मिल रहा है, उसका नाम पूछ लेना, वो जो बातें करेगा उसके 4 फिक्रे लिख लेना, और जो कुछ तुम्हें नजर आए। और उसने क्या कोई इफ्तिताह किया ये। मैंने कहा ठीक है, कागज पेन साथ लिया। 4 बजे पहुंचे तो हेलीपैड पे ले गया हमें टीवी की गाड़ी, वो डब्बा जैसे आजकल के हैं, टूटा फूटा डब्बा था। उतरे हेलीपैड पे, जैसे उतरे तो हम वीआईपी बन गए, क्योंकि आर्मी चीफ के साथ जाना था। 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे। ज़ियाउल हक, कार आके रुकी, वो सबसे हाथ मिलाया। उसने कहा टीवी वाले किधर है। तीसरे दिन हम आर्मी चीफ से हाथ मिला रहे थे। लेकिन उस वक्त चूंकि भुट्टो का तमतराक था, वो हाल नहीं था जो इस वक्त हाफिज साहब या राहील शरीफ या वो कर गए हैं। उतना खौफ नहीं था, वो लगता था कि फौजी होगा। हाथ मिलाया और यंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट निकला हो तो वो कहता है मैं, मेरे मुकाबले में कौन है।
मैं तो इस दुनिया को फतह कर दूंगा। कौन होता है जो बाइडन, जिससे जहाज पे चलते हुए डगमगा के नीचे गिर जाता है, सदर बना फिरता है, एक मुक्का मारूंगा गिर जाएगा। सोचता है ना इंसान जवानी में। है आप में कोई जवान? नहीं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं हूं। अच्छा, नहीं जी, आप नौजवान नजर आते हैं मुझे मुझे आप लोग नौजवान नजर आते हैं, कोई जवान अभी हुआ नहीं। तो मैं रिकॉर्डिंग पे ही हूँ, ऑनलाइन हूँ। तो मैंने कहा आप नौजवान हैं, जवान नहीं कहा। तो कोई जवान है आप में? यानी जवान वो होता है जिसको सूझबूझ आ गई हो, नौजवान तो स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, तो उस पे वो हाथ मिलाया, हाथ मिला के, और वो एकदम कहता है ये टीवी वालों को मेरे ही जहाज में बिठा दो, हेलीकॉप्टर में। फिर वो आके कहता है कि ये कैमरा कैसे चलता है। वो उस वक्त बोलेक्स कैमरा, मैं साथ साथ टीवी भी बता रहा हूँ, बोलेक्स कैमरा होता था जिसमें 1.5 से 2.5 मिनट की फिल्म आती थी। उसके बाद दूसरी फिल्म लोड करनी पड़ती थी मैगजीन में। तो वो आके फिल्म प्रोसेस होती थी लेबोरेटरी में, फिर उसकी एडिटिंग होती थी टेबल पे। उसको जैसे समद बॉन्ड टाइप एक लिक्विड था, उससे शॉट जोड़े जाते थे, और फिर उसको ओके करके फिर कमेंट्री पढ़ी जाती थी। ये वो जमाना नहीं था खड़क फड़क, ठीक है। तो इन्होंने ना, हमने बताया ये अच्छा ठीक है बैठ जाओ, बैठ गए। तो पीछे मैं और मेरे साथ कैमरामैन। अब 3 दिन जिसकी नौकरी हुई हो, और वो आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर में बैठा, नौकरी मजे की थी कि नहीं थी? अच्छा, जैसे हेलीकॉप्टर ने उठा तो मैंने नीचे देखा, कोयटा की वैली एक प्याले की तरह है, कोयटा वाले जानते होंगे, इट्स लाइक ए बाउल। और वो मुझे एक उस जमाने में आए थे बाद में मस्जिद उसके मक्का के अमीर, हरम शरीफ के। तो वो जब कोयटा आए ना उन दिनों, वो कहते थे कोयटा मुझे मदीना मक्का की तरह लगता है, प्याला सा। वहां भी देखें तो सेंटर में खाना काबा है और चारों तरफ पहाड़ है। तो कोयटा मैंने देखा जिंदगी में पहली बार, जहाज में मैं कभी नहीं बैठा था पहले, वो भी कोयटा एक्सप्रेस के 3rd क्लास के डब्बे में, बाथरूम के सामने अपने बिस्तर पे बैठ के हमने आधा सफर किया था सर्विस ज्वाइन करने के लिए, सीट नहीं मिलती थी। और तीसरे दिन मैं हेलीकॉप्टर में था। जब हेलीकॉप्टर ने फिर बैरन पहाड़ों से उड़ के 20 मिनट में डेरा बुगटी लैंड किया, तो रास्ते में मुझे एक फ्लैशबैक आती है, आपको भी। जैसे आपने कोई अच्छा चेहरा कहीं देखा हो, तो कोई और वैसा नजर आए, वो भी कह रहे हैं मौलाना के हाँ, तो वो आपको फौरन जो है ना नजर आता है कि ये उससे मिलता है। फूल एक अच्छा देखते हैं, फूल को देखने से एक नजर कितने आलम गुजर गए दिल पर, तो वो चीजें याद आती हैं। तो जिस तरह पढ़ा हुआ भी याद आता है आपको, जैसे मेरी बातें कभी याद आएंगी आपको। अच्छा वो राव साहब, वो यार वो इतने दिन पहले तो लेक्चर दिया था, अच्छा यार अल्लाह उनको बख्शे, रेफरेंस याद आते हैं ना। तो ये आएंगे तो उस वक्त मेरे लिए भी दुआ कर देना, फिर ये अल्लाह ताला उनको, और फिर जन्नत में मिलें। आप भी वहां हैं, हम भी बैठेंगे, लेकिन जन्नत के लिए मरना जरूरी है, जिस तरह अच्छी तनख्वाह और तरक्की के लिए काम करना जरूरी है। तो आपने ना, अब मुझे वो किताब एक याद आई जो मैंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी से पढ़ी थी, वो एक अमेरिकन ऑथर की थी। उसमें फिक्रा था, अभी जीएम साहब जो बात करके उससे मैं लिंक कर रहा हूं। उसमें एक फिक्रा था, ए टेलीविजन जर्नलिस्ट can see the world in 5 years which a common man can't see in 25 years। एक टेलीविजन का सहाफी 5 साल में इतनी दुनिया देख सकता है जितनी 25 साल में एक आदमी नहीं देख सकता। तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं तीसरे दिन नौकरी के बलोचिस्तान के ऊपर फ्लाई कर रहा हूं और आर्मी चीफ के साथ, आप देख लें, अगर वजीर आजम पावरफुल था भी तो आर्मी चीफ 2 नंबर तो था, अब तो 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं कहा मैंने। अच्छा, इसके बाद हम वहां उतरे, जनरल जियाउल हक कोर कमांडर को मिला, गवर्नर अकबर बुगटी था उसको मिला, करके सबको जो छोटे मोटे काम थे उसने वो फौजी किए, और मैं पॉइंट्स नोट करता रहा। चाय लगी वो फौजियों की जो होती है, आपको पता है, खाते सिर्फ सियासतदान नहीं, फौजी भी चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। तो उन्होंने वहां टेबल लगाई हुई थी, तो उस टेबल पे जियाउल हक ने कहा कि जी टीवी वालों को भी यहाँ बुला लो। तो खड़े थे, तो हम आर्मी चीफ के साथ उसके सामने वाले कप उठा के पी रहे थे, उसी के साथ बैठे। जैसे एयर हेलीपैड पे पहुंचे, टीवी की गाड़ी खड़ी थी,
बल्कि एक सीनियर बंदा खड़ा था, जी फिल्म लेनी है, वो लेके सीधे आए, जाके मैंने बताया जी ये किया, वो रात को खबरनामे में वो फिल्म चल गई, 30 सेकंड की होगी। उस वक्त कौमी नशरियाती राब्ता भी नहीं होता था, सैटेलाइट तो बहुत दूर की बात है। क्वेटा टेलीविजन का सिग्नल बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नजर आता था। आपको पता है कि टीवी के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, पाल सिस्टम है, NTSC है, सीकम है। तो हम पाल सिस्टम PTV ने इख्तियार किया था, ब्लैक एंड वाइट है, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट ही टीवी था। फिर बाद में ये बूस्टर्स लगे तो इंटरलिंक हुआ, तो वो फिल्म वहां चल गई, हमने भी देखी। मैं भी पहली दफा टीवी स्क्रीन पे आया 4 दिन की नौकरी के बाद। नेक्स्ट डे वो फिल्म जो है फ्लाई करके कराची गई जहाज से, कराची से लिंक थे बाकी सब। तो नेक्स्ट डे खबरनामे में आर्मी चीफ की खबर चली, पहली दूसरी नहीं थी, 8वीं 10वीं होगी। अब वो खबर जब चली तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त बखर में होते थे, वालिद साहब DC मियाँ वाली थे, बखर थे वो आए हुए। तो उन्होंने वो फिल्म देखी तो मुझे फोन आया, वो बेटे हमने तुम्हें टीवी पर देखा है। मैंने कहा वो कैसे? कहते तुम जनरल ज़ियाउल हक के साथ डेरा बुगटी गए थे। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो ये तो बड़ी पावरफुल मीडियम है। मेरे क्लास फेलो यूनिवर्सिटी के दूसरे दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों की मुझे कॉल्स आई, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा, ये देखिए अब शोहरत भी मिल रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, सैर भी हो रही है, और 25 साल की बजाय 5 साल में दुनिया देखनी थी। तो कटिंग दैट शॉर्ट, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैंने पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से 80 से ज्यादा मुल्कों को विजिट किया। ज़ियाउल हक भुट्टो से लेकर ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इमरान खान से पहले, चूंकि मैं 2011 में रिटायर हो गया था, तो उसके बाद मैंने नहीं, वरना मैं हर VIP के साथ मैंने उन्हीं के जहाज़ों में रिपोर्टिंग की है। नैम कॉन्फ्रेंस कवर की है, UN सेक्रेटरी सेशन कवर किए हैं, OIC समिट कवर की है, इराक की वार मैंने कवर की है, सद्दाम हुसैन वाली। I was the first Pakistani Asian Muslim journalist to be there. उस वक्त प्राइवेट चैनल ऊबर जियो स्टार्ट ही हो रहा था। तो ये हामिद मीर, शाहिद मसूद मेरे बाद बगदाद गए थे, मैं वहां से वापस आ गया था करके कवर। तो उस वक्त PTV का माइक इराक वार में भी वहां मौजूद था, सोमालिया की सिविल वार भी मैंने कवर की। तो मैंने दुनिया देखी। मैं शायद अपने पैसे से लाहौर तक का भी जहाज का टिकट नहीं ले सकता, लेकिन बिकॉज ऑफ PTV मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला। और ऑन कैमरा रिपोर्टिंग हमारे 3 नाम हैं, मुस्लिहुद्दीन भी करते थे, शकूर ताहिर, और उसके बाद सरवर मुनीर राव का नाम है, जिन्होंने कैमरे पर आकर रिपोर्टिंग शुरू की। तो मेरी बहुत सी रिपोर्टिंग मौजूद हैं, YouTube पर भी है, वैसे भी TV रिकॉर्ड में भी है। तो खबर कैसे बनाई जाती है, कैसे कुछ होता है, तो मैंने ये सिर्फ आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए अपनी कहानी सुनाई है, जो सच पे मबनी है, क्योंकि दूसरे लोग इसको टेस्टिफाई करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। अब आपको असिस्टेंट प्रोड्यूसर लिया है, प्रोड्यूसर लिया है, या क्या लिया है? रेगुलर प्रोड्यूसर है आप सब हैं जी? सब प्रोड्यूसर है, न्यूज, करंट अफेयर और प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा काम आपने, ये तो एक मोटिवेशन, दूसरा काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब नौकरी तो मिल गई, अब आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ये लेक्चर भी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक हिस्सा है। तो आप लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन अब दुनिया में एक चीज याद रखिए कि बगैर मुताले के आपका हथियार कोई नहीं आगे बढ़ने के। अगर मेरी सिलेक्शन PTV में होती है तो आवाज़े दोस्त किताब मैंने पढ़ी हुई थी स्टूडेंट के तौर पे, तो मैंने बोर्ड को इम्प्रेस कर दिया। और मैंने वो किताब पढ़ी थी कि 5 साल में वो दुनिया देखी जा सकती है जो 25 साल में नहीं। 2 किताबें हैं ना, उन्होंने मेरे जहन को तश्कील दिया। एक किताब ने मुझे नौकरी दिलाने में, डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस किया, दूसरी ने मुझे इस कैरियर का वो एंथुजियाज्म दिखाया। और आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि रब्बे करीम ने अपनी दुनिया खोल के मेरे सामने रख दी, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। अगर मैंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट देखी है,
अगर मैंने व्हाइट हाउस के अंदर में गया हूं, अगर मैंने सोमालिया की सिविल वार कवर की है, अगर मैंने सद्दाम की इराक वार और इराक कुवैत वार कवर की है, पाकिस्तान के अलावा बताऊं तो मुझे अल्लाह ताला ने टीवी की वजह से, परवेज मुशर्रफ के साथ जब अफगान वार हो रही थी तो हम सऊदी अरब गए तो खाना काबा का दरवाजा खुला, एंड आई वॉज वन ऑफ द फ्यू जिसको खाना काबा के अंदर जाके नफल अदा करने का मौका दिया। कैसे? पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी मलक रियाज अंदर जाना चाहे, तमाम तर दौलत के बावजूद शायद उसको मौका ना मिले, लेकिन एक न्यूज प्रोड्यूसर को जिसकी सर्विस 10, 12, 15 साल हो, उसको मौका मिल जाए और फेडरल मिनिस्टर्स बाहर खड़े हुए हों। वो यही था कि जब मुशर्रफ को लेके जा रहे थे सब एहराम में थे, मैं कैमरामैन को इशारा कर रहा था तो वो शुरते जो है उन्होंने सोचा ये कोई पता नहीं मिनिस्टर है या क्या है, उन्होंने मिनिस्टरों को हाथ रख के इशारा किया तू अंदर जा, ये रब का होता था। तो ये जो चीजें, क्योंकि अगर मैं उस लिबास में होता तो किसने जाने देना था? तो खुद पता है कि टीवी प्रोड्यूसर कौन पूछता तुम हवाने सदर जाओ तो कहता है जियो वाला अंदर आ जाओ, सदर वजीर आजम कहेंगे एक्सप्रेस वाले को आओ भाई, और पीटीवी के से सरवर राव साहब होंगे जी सर आप जरा ठहर जाएं, उन्होंने उनको बुलाया, नाम भी नहीं हमारे जानते होंगे वो। सो सम टाइम आपको ऑफिशियल टेलीविजन, लेकिन जियो का कितना ही बड़ा नाम ले लें आप, चाहे मालिक शकील उर रहमान हो, वो अंदर नहीं जा सकेगा, लेकिन टीवी का एक प्रोड्यूसर या कैमरामैन चला जाता। तो इसलिए फील प्राउड एंड प्राइड टू बी ए पार्ट ऑफ टेलीविजन, और ये आपको रिस्क देगा। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं आप जहां से रिस्क कमाते हैं, पैसे मिलते हैं ना, आप उससे अशिया खाते हैं। जब अशिया खा के आपका खून बनता है, आपका जिस्म बनता है, मादा तौलीद बनता है, आपकी नगली नस्ल में वो रिस्क मुंतकिल होता है। तो जो अदारा आपकी अगली नस्ल की तख्लीक में मुआवनत कर रहा है, तो उसका ये हक है कि आप उसके खिलाफ बात ना सुने। और मेरा आज तक ये वतीरा है कि पीटीवी के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा हो ना, तो मैं उसको 2 मिनट में पछाड़ देता हूँ, ये कह के कि यार मुझे बताओ, ये जितने भी चैनल हैं इनके पास कोई पीटीवी जितनी बड़ी बिल्डिंग है, अंडर वन रूफ, इतने बड़े प्रोफेशनल किसी और इदारे के पास नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन इज ए मदर ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान। यहां दुनिया टीवी नाम सुना है? इस फकीर ने दुनिया टीवी को शुरू किया था। आई वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स ऑफ दुनिया टीवी। आफ्ताब इकबाल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने दस्तखत से, गरीदा फारूकी को दिया। देर आर नंबर ऑफ थिंग। और मैं पीटीवी में था, मुझे अप्रोच किया गया। एक जमाना होता है आपका तोती बोलता है, तोता बोलता है कि तोती बोलता है, तो वो जो है, मैं तो तोता था लेकिन तोती बोलता था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, राव साहब आप आ जाएं। मैंने छुट्टी मांगी, तो आपको पता है टीवी के अंदर हर दौर में टांगे खींचने और पकड़ने। उन्होंने कहा इसको छुट्टी दिलाओ, ये निकलेगा तो साढ़े तुसी उन्हें गुफ्तगू तो सुन लिया होना कि मैं काबू आसानी नाल नहीं आता। तो उन्होंने कहा ये निकलेगा तो हमारी तरक्की होगी, ये और वो। मैंने 2 साल की छुट्टी लिखी कि जी मैंने कंसल्टेंसी देनी है एक प्राइवेट चैनल को, खड़क करके अप्रूवल दे दी। यूसुफ बेग मिर्जा थे उस वक्त, पहली दफा एमडी बने थे। उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, मैं गया। यहाँ मुझे 80,000 मिलते थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए महीने पे दुनिया टीवी ने मुझे रखा, और मैंने साल वहाँ काम किया। दुनिया टीवी का न्यूज रूम डिजाइन किया, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स को भी खुद भर्ती किया, मेजर ह्यूमन रिसोर्स को, वहाँ का टेक्निकल इक्विपमेंट जो है वो भी उसमें इनपुट दी। आमिर महमूद के साथ मीटिंग्स में भी बैठे। उसके बाद मैंने टीवी से भी कुछ लोगों को जो मिलने मिलाने वाले थे उनको अच्छे पैकेजेस पे वहां ले गया। 2.5-3 लाख रुपए की तनख्वाह देना आसान नहीं थी, क्योंकि मेरी 80 थी। तो यहाँ रौला पड़ गया कि जी राव साहब तो टीवी के बंदे लै रहे हैं। यूसुफ बेग मिर्जा ने मुझे फोन किया, मैं क्या सर मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ, मैं कौन एम्प्लाई करने वाला हूँ, वो तो वो कर रहा है। उसको समझ नहीं आई। उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि जितने लोग भी राइवल चैनल्स में गए हैं उस वक्त उभर रहे थे, वो या वापस आए, वरना उनकी अलाउंसेस खत्म। छुट्टी तो दी थी, मेरे अलाउंसेस भी कट गए। इसके बाद फिर एक बोर्ड मीटिंग हुई, उसने कहा कि जी अगर 2 महीने के अंदर वापस नहीं आते तो उनकी सर्विसेज टर्मिनेट होगी। मैंने आमिर महमूद को कहा कि जी, उसने कहा जी राव साहब तुसी हिसाब करो
उधर से कितना पैसा मिलता, वो लो मेरा चैनल चलाना, अब बिल्कुल उसके करीब थे। मुझे एक आप जैसे प्यारे साथी ने कहा कान में, राव साहब पीटीवी नू ना छड़ना। मैं क्या क्यों? कहता है सेठ की नौकरी है, अगले दिन किसी भी दिन कहेगा जी थैंक यू, पीटीवी तो पेंशन भी देगा। मुझे वो बात कुछ समझ आ गई। मैंने वालदा मरूमा से मशवरा किया, उन्होंने कहा टीवी नहीं छड़ना। कुछ ने मुझे कहा कि राव साहब आपकी पहचान क्या है? मैंने कहा जी पीटीवी। कहता है फिर अपनी कोई पहचान छड़दा? किन्ने पैसे ने, तुसी इत्थे रिटायर हो गए तो तुहानू चंगी भली पे मिलेगी मिलेगी, और आगे 3-4 साल की सर्विस भी है। तो मैंने फिर डिसाइड किया तो मैं वापस आऊं। तो मेरे उस रिजिग्नेशन पे उन्होंने लिखा है कि एट हिज ओन ही लेफ्ट। और मेरे बाद पता है कौन बंदा मेरी जगह गया था? पैमरा का चेयरमैन बना था बाद में, अबसार आलम। और अबसार आलम के बाद फहद हुसैन वहां गया था। तो मैं वो इंस्टीट्यूशन का तजर्बा लेके आया। ये कन्वेंशनल टेलीविजन चाबी वाला, वो डिजिटल था। तो ये सारे करके मैं आपके सामने खड़ा हूं। जो भी है ये एक अलग चीज है। कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात हो रही थी किताबों की। मैं सिर्फ आपको अपनी मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला के करम से, इसमें मेरी कोई नहीं, मैं तो एक एवरेज बंदा था। प्राइमरी क्लासेस में टाट पे बैठ के पढ़ता था, और ड्रीम नहीं था कि टीवी स्टेशन के अंदर जा सकूं, लेकिन रब्बे करीम ने इज्जत दी, यहां तक पहुंचाया। तो मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग जारी रखी। मैंने सीएनएन के साथ, सीएनएन के न्यूज रूम अटलांटा में भी काम किया है। मैं पीटीवी से सीएनएन वर्ल्ड रिपोर्ट का कंट्रीब्यूटर रहा हूं, पीटीवी की तरफ से 5 साल। बीबीसी से भी मैंने ट्रेनिंग ली है, न्यूज राइटिंग, न्यूज डेवलप और ड्रामा साजी। जनरल मैनेजर मैं इस्लामाबाद टेलीविजन भी रहा। बंधन ड्रामा मेरा बनवाया हुआ था। नादिया खान और ये वो सारे हमारे अपनी सिलेक्शन थी। तो मैं न्यूज का होते हुए मैंने जनरल मैनेजरी भी की। मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस भी रहा। पीटीवी एकेडमी का भी मैं 2 साल डायरेक्टर रहा, क्योंकि वहां जब खुडे लाइन लगाना होता था तो यहाँ भेज देते थे, फिर बुला लेते थे। फिर मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस रहा। फिर मैं डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स, चैनल हेड जो न्यूज का था वो रहा। मैं उस सेंटर पे भी बहुत काम किया, साथ साथ चलता रहा। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग में मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी में जाता था। वहाँ मैं आज भी, मैं यहाँ आने से पहले अपना लेक्चर दे के आया हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्टूडेंट्स को। एक लेक्चर नस्ट में देता हूँ, एक बहरिया यूनिवर्सिटी में हफ्ते में। और वहाँ से मुझे इतना कुछ मिल जाता है कि पेंशन के पैसे जब बीवी को देता हूँ तो दोबारा हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वो कहती ना अभी फोन आएगा कि आंदे हुए ना पाओ दही थे 2 टमाटर जरूर ले आना, वो भी लेके जाता हूँ अपने ही पैसों से। तो ये जो है इसीलिए जारी रखा। और अब यूनिवर्सिटीज में चूंकि लाजिम है कि आप मिनिमम एमफिल हो, मैंने रिटायर होके मैंने एमफिल किया रेगुलर। इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं पीएचडी का तालिब इल्म हूं, एमफिल को मैं पढ़ाता हूं, थीसिस लिख रहा हूं, और कोर्स वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं 2-4 माह पहले तक किसी यूनिवर्सिटी में उधर ही बैठता था, और उस यूनिवर्सिटी में जब उनको पता चला, मेरा तारुफ कराया, तो उन्होंने कहा जी आज हमारे एक स्टूडेंट आए हैं। तो जब मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा कि जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप में से 60+ कितने हैं? तो सिर्फ एक था। मैंने कहा जी आई एम 75, लेकिन मुझे आप बूढ़ा ना समझें, उस एंड पे मैं स्टूडेंट की तरह शरारतें करूंगा। और मैं करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमफिल किया, पीएचडी तकरीबन तैयार है। लेकिन मुझसे पूछते हैं कि राव साहब इस डॉक्टरेट का क्या फायदा होगा? मैं क्या यार, कब्र पे तो कतबे में तो लिखा जाएगा ना डॉक्टर, और क्या, और मुझे नौकरी तो नहीं चाहिए। तो मैं अब भी आपके सामने यूनिवर्सिटियों से होके आ रहा हूं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग आपको जवान रखती है। आज मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं। 1975 में आप में कौन कौन पैदा हो चुके थे? हाथ खड़ा करें। 75, वो देखें 2 बंदे बैठे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 70। ये उस वक्त फीडर छोड़ के बस नम नम मम मम कह रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मैं, आप तसव्वुर तो करें कि मैं 3 से 4 जनरेशंस
के साथ मेरा 71 यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन है। हाँ, सवाल आया? पैदाइश है मेरी। क्या वक्त खत्म हो गया? नहीं, अगर वक्त खत्म हो गया तो मैं खुदा हाफिज करता हूँ अभी। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पेशावर से बोल रहा हूँ, अरशद खान प्रोड्यूसर, करंट अफेयर्स। 71 पैदाइश है सर। 71। लो जी, ये हम में सब में से बुजुर्ग हैं। देखिए, एक चीज आप याद रखें, मेरी सोच ये है, आपके पास कार होगी, अक्सर के पास गाड़ी होगी। जब कार 1,00,000 किलोमीटर चल जाती है तो मीटर जीरो हो जाता है। तो आप ये सोचेंगे जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आप 0 मीटर हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं तो 15 साल का हूं, और आपको पता है कि 17 और 27 साल की उम्र पागल करने वाली भी और पागल होने वाली भी होती है। जिन्होंने मोहब्बतें की हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते मेरी तरह, वो काला कोट पहन के खड़े होंगे, ठीक है, हड़ताल कर रहे होंगे। तो ये जो मेरी उम्र है ना, मैंने तभी कहा था कि मैं तो आपसे भी छोटा हूं, अभी मैं नौजवान भी नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसी अहमकाना गुफ्तगू कर रहा हूं। तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं, और आप कैपेसिटी बिल्डिंग जारी रखें, बुक्स पढ़ें। देखिए, मैं अब आपको एक तरीका बताऊं, मेक इट ए प्रिंसिपल, आपकी उम्र कोई हो। मेरे जैसा पागल आदमी इस उम्र में, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां अता की, लफ्ज अता कहा है मैंने, दी नहीं। अता जब कोई चीज होती है वो अल्लाह के ज़िम्मे होती है। चारों अपने घरों में जा चुकी हैं। 3 ऑफ देम आर एमफिल, नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, एक लंदन में है, एक ने इकोनॉमिक्स में किया है, 2 ने इंग्लिश में किया है, चौथी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एमए से पहले शादी हो गई थी मेरे एक यानी कजन के बेटे से। वो मेरा दामाद ब्रिगेडियर है, सिटिंग ब्रिगेडियर है, पावरफुल चीज है, ठीक है। तो कौन? हाँ, मिसबा। तो मिसबा जो है वो टेलीविजन में प्रोड्यूसर है, मेरे बड़े भाई का बेटा है। और उनकी जो मिसेज हैं वो एमफिल हैं और ग्रेड 18 में। तो हाँ, अभी अच्छा, मिसबा भी लंदन गया हुआ है और वो ठीक ठाक नोट छापरा में होके आए। तो कहने की बात ये है कि ये खुशी है ना, आपने अपनी औलाद को पढ़ा लिया, खुद अब तक पढ़ रहे हैं। अब मेरी जो बेटी पीएचडी कर रही है, उसके साथ मेरी रात को भी मीटिंग हो रही थी, उसका इकोनॉमिक का थीसिस है, उसका डिफेंस था। मैंने कहा बेटे, मैं तुमसे पहले अपना डिफेंस दे आया हूँ, अब मैं थीसिस लिख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कोई उठ के कहे कि जी पापा हम पीएचडी हो गए। और सबके पास अपनी जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास याब है। तो कोई चीज नहीं, औलाद की खुशी बहुत होती है। और रब से ये दुआ करते रहे कि आपको औलाद का दुख न दे। और सबसे बड़ी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत से औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। तो एक शख्स ने कहा कि रब्बे करीम से पूछना कि अगर सिर्फ एक दुआ मांगनी हो तो इंसान क्या मांगे अपने लिए। उन्होंने जाके सवाल किया, आके बताया कि उन्होंने कहा है कि अपनी सेहत की दुआ मांगो। अगर आपके पास सेहत है तो आपको खाने का मजा आएगा, शादी का मजा आएगा, घूमने फिरने का मजा आएगा, कपड़े पहनने का मजा आएगा, इबादत करने का मजा आएगा। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आप मेरे बच्चों की तरह तो नहीं, छोटे भाइयों की तरह और बहनों की तरह तो है ना। तो आप ये दुआ जरूर रब से मांगा करें कि या अल्लाह हमें सेहत दे और हमें अपने औलाद की खुशियां सेहत से दिखाए। बच्चा आपका ब्रिगेडियर हो रहा हो, बच्चा आपकी शादी हो रही है और आप मंजी पे पड़े हो कि बेटा तू बारात में ना जा, मैं पीछे मर गया तो क्या करेगा, तो खुशी खाक होगी आप। तो ये रब की मेन नेमतें होती हैं, इनकी तरफ आपने ख्याल रखना। ये भूल जाएंगे, आप टीवी में आए हैं तो आपने ड्रिंक करनी है और आपने फ्लर्ट करना है एक दूसरे को। ये जिंदगी के मकसद नहीं है, ये उम्र का एक तकाजा होता है। उसमें आप कंट्रोल कर जाएं तो आप फरिश्तों से भी वाइस शुमार होते हैं। और औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो दें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें, किताबें पढ़ें। और आजकल किताब पढ़ने का कोई मसला नहीं है, आप कैंडल ले लें, उस पर रखें, वरना आप गूगल पे चले जाएं और छोड़ें। आपने अगर नहीं देखा तो आप चैट जीपीटी, आप हाथ खड़ा करें, कितने आप में से चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं? 4 AI, मेटा, आप सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, खोलें जरा,
भाई कराची पिशावर कोयटा वाले भी खोलें, अपने मोबाइल खोलें, देखें। अब तो ये हर मोबाइल में आ गया है। जरा नेट से खोल के, जहां पे व्हाट्सएप खोला, इसको खोल के आप देखें, यहाँ पे जहां पे आप फोन नंबर लिखते हैं, किसी को ढूंढे, मसलन आप राव लिखें, है? ये आया ना बेटा, ये देखो, इसमें आएगा नजर नहीं हम। ये देखो, ये सबसे ऊपर आपके यहाँ पे आप नाम लिखते हैं, इसको दबाएं, ये आ गया ना। यहाँ आप सब लिखें पाकिस्तान टेलीविजन हिस्ट्री, इस जगह लिखें पाकिस्तान टेलीविजन हिस्ट्री, जहां आप अपना कॉन्टेक्ट कर लिख लिया। इसके बाद ये आपके इस पर ग्रीन साइड एरो, ये दबाएं, दब गया, खुल गया। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, सर्च कर रहे हैं, इसका खुल गया। जी सर, नेक्स्ट देखो सर, ये देखिए, अभी आपको में जवाब आ गया। पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन has a rich history spanning over 6 decades. Here is brief overview: early years, expansion, growth, golden era, channels. ये देखें कितना टाइम लगा है। अब आप एक और चीज लिखें, अब आप लिखें suggest me 3 books in English for the capacity building. Suggest 3 books for the capacity building of newly, NEWLY, newly inducted, INDUCTED, newly inducted producers in television. आगे in television आया? ये देखें, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उसका जवाब आ गया। There are 3 books recommended in English for capacity building newly inducted producers. Number 1, television production by Gerald Melson, की इसकी डिटेल है। दूसरा, the television producer handbook, तीसरी किताब है producing for television. These books will help newly inducted producers build their skills and confidence. अब एक और आप प्रोड्यूसर है ना, कैमरामैन भी है। जो कैमरामैन है वो लफ्ज कैमरामैन लिखेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर लिखें। प्लीज ड्राफ्ट DRAF, प्लीज ड्राफ्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव idea for producing a television program on सर कराची से सर प्लीज माइक पे आ जाए प्लीज, आवाज नहीं आ रही सर, पीछे माइक पे प्लीज आ जाए। आप इस पे लिखें कि काइंडली, क्या लिखा था मैंने, काइंडली ड्राफ्ट अ प्रोग्राम आइडिया फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोग्राम ऑन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये एक आइडिया है, जो भी आइडिया आप लिखें। हो गया, अब इसको दबाएं, आया जवाब हैं? ये देखें, इसी लम्हे जवाब आ गया। आप अपने प्रोग्राम मैनेजर को दें, वो कहता है here is a comprehensive idea for producing a program on the future of Pakistan. Objective: to explore the potential future of Pakistan, its challenges and opportunities through experts insight, data analysis and storytelling. Target audience आ गए, format आ गया, 5 episodes, एपिसोड ब्रेकडाउन सारे आ गए, प्रोड्यूसर टीम कौन सी होगी, प्री प्रोडक्शन क्या करेंगे आप,
इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन क्या करेंगे आप अपने फ्यूचर। जी बेटे आप ये अगर थोड़ा रिपीट कर ले, पिशावर से बोल रहा हूँ तो मेहरबानी होगी सर, तकलीफ माफ। जी दोबारा से रिपीट, ये जो आप बोले सर, वो लिखा नहीं है अभी, थोड़ा सा बता दे तो मेहरबानी होगी। आइडिया के बारे में अभी जो आपने बोला एक है, मिनट, क्या क्या कह रहे हैं ये दोबारा अगर ये बता दे जो अभी आपने लास्ट लिखा है। कमांड? लास्ट कमांड जी, बेटे जी, आपने जी, जी। सुने, आपने व्हाट्सएप पे खोला हुआ है ना, वो ऊपर पता है ना का लिखना कहाँ है, जहाँ पे कांटेक्ट लिखते थे आप ढूंढने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है काइंडली, काइंडली नहीं लिखना, ये मशीन है, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने लिखना है कि ड्राफ्ट कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम आइडिया। अब मैं कुछ और आपको बताऊं, प्रोग्राम आइडिया अबाउट लव episode of a college student, girl and a boy। आपको ये इसका भी जवाब है। आप बलूचिस्तान का आइडिया पूछें इससे, ये आई है, मशीन जवाब दे रही है आपको। दिस इज वेरी डेंजरस एफर्ट्स। निकला कुछ है दिखाना जरा। अब ये देखो बड़ा, इसको पर कितना टाइम लगाया है इसने। ये कहता है जी लव इन फुल ब्लूम, कहता है टाइटल इसका ये लव इन फुल ब्लूम। आगे लिखते हैं अनकासा ए शाई introvert college student has always been focused on her studies. However, her life takes a dramatic turn when she meets Rohan. यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं। A charming and an outgoing classmate. As they spend more time together, Ankasa finds herself falling for Rohan's charismatic personality. अब वो एपिसोड उसने बना के दिए हैं, आपके डायलॉग तक वो देगा। इसी तरह आप आज के एक और लिखें प्रोड्यूस, ये जरा लिखें, आप सारे लिखें, आप हैरान हो जाएंगे। प्रोड्यूस 4-line FOUR 4-line summary 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 of 30 para PARAS paras of Quran Pak। क्या लिखा है ना 30 पारास, समरी ऑफ ईच कर दें, ईच 30 पारास ईच, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपको कोई आलम दीन भी इतनी जल्दा ब्रीफ नहीं करेगा। हो गया, आया बच्चे कुछ? लो बेटे अब आप बताएं कि इस मशीन का क्या कसूर है। वो लव स्टोरी भी आपको दे रहा है, ये कह रहा है here is a 4-line summary of each of the 30 paras chapters of Quran. Para 1 Al-Fateh, the opening, introduces the Quran as a guide for the righteous, नेक लोगों के लिए, praises Allah's power and mercy। तीसरा seek guidance and forgiveness। चौथा establishes the theme of accountability। Para 2 Al-Baqarah, उसका साथ गाय भी लिखा, आगे लिखता है डिस्कस, पहला पॉइंट है डिस्कस दी कन्वर्रेंट विद दी इसराइलीज। दूसरा इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तीसरा एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ एंड गुड डीड्स। चौथा है वार्न्स अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसबिलीफ। 30वें पारा के 30 आयतें जो हैं उनका समरी भी आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आज के दौर में कैपेसिटी बिल्डिंग के कितने टूल्स आ गए, बस आपको ये पता हो। हम कहते हैं ना प्रोग्राम आइडियाज लाओ, कहते हैं ना, हर प्रोड्यूसर, लोग पागल होते हैं, किसी ने कोई आ गया। आप किसी चीज पे आइडिया दें, आप अगर उसको कहें ना कि जी मैं स्पेक्टिकल का बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐनक बनाने का, वो आपको वो दे देगा।
आपको अगर आप कहेंगे जी मैं आलू मेथी पकाना चाहता हूं, वो आपको ये दे देगा, आपको यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं। और ये हैरान कुन है। और दूसरा आप एक काम और करें, आप इसी से पूछें कि यार आई एम सरप्राइज टू नो व्हाट इज द बेस ऑफ योर नॉलेज। मैंने भी ये नहीं लिखा अभी, आप इससे पूछें। आप इससे पूछें आर यू ह्यूमन बीइंग, ये आपको बताएगा कि मैं क्या हूं। आप इससे पूछें आप मटेरियल कहाँ से लेते हैं, वो आपको बताएगा कहाँ से लेता हूं, कोई चीज नहीं छुपाता। आप इससे ये पूछें, सिर्फ दो चीजों पे वो नहीं है, एक करता है कि आप उसको कहें ना जी एटम बम का फार्मूला दे, होगा इसके पास, नहीं दे। दूसरा, आप कोई ऑब्सेनिटी की तरफ अगर जाएं तो वो तरीके से आप हर तरफ निकल सकते हैं। इस आज के दौर में आप एक चीज हमेशा याद रखें, एआई से आपको सवाल पूछना आना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट तरीके से सवाल पूछेंगे, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास। अभी आप इस पे लिखें कि जी अमेरिकन इलेक्शन 1 हफ्ते बाद हो रहे हैं, व्हाट इज योर असेसमेंट, वो आपको दे देगा। आप उससे ये पूछें कि ट्रम्प जो है उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, ये सारी डिटेल देगा। आप उससे पूछें कि बाइडेन को मर्ज कौन कौन से हैं, वो बता देगा। आपके पास ओशन ऑफ नॉलेज है। अब बातें तो मैं बहुत सी कर सकता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। तो दरअसल आप मेरी टीम है ना, इसलिए मेरे से चुप नहीं रहा जा रहा। हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि अपनी औलाद को वो तरबियत मत दो जो तुम्हें दी गई है, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं की गई। तरबियत से मना नहीं किया। इल्म का शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हजरत अली करमुल्लाह वजह इल्म का दरवाज़ा थी। कोई हिकमत तो थी। आज आप देख लें, आज बच्चा पैदा होता है, आप बच्चे को गुड़िया भालू महंगे महंगे लेके दें और चॉकलेट का डब्बा दे दें पूरा, और साथ एक मोबाइल रख दें, वो किधर जाएगा? जाएगा ना। इस नस्ल की ये चीज है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। आपने उसको इक्वेट करना है। हम जब बच्चे थे तो ये चीज नहीं थी। जब मैंने टीवी ज्वाइन किया उस वक्त पीटीसी का टेलीफोन नहीं लगता था, और उस जमाने में टेलीफोन अगर मिस कॉल कहीं आ जाती थी तो पूरा घर परेशान हो जाता था, पता नहीं यार कौन है ये बदमाश, शिकायतें करो। और आज हर बच्ची और बच्चे के पास अपना फोन है। मैं इस उम्र में इधर तकिया लगा के बैठा तो मेरी बीवी जो पहले गालियां देती थी फोन को या मुझे, अब वो भी लेके ना यूट्यूब देख रही होती है और कहती है आवाज तुम आहिस्ता करो, मुझे आवाज नहीं आ रही। वो जो अच्छा, फिर यंगस्टर्स जो हैं यहाँ, वो माँ बाप समझ रहे हैं कि वो है, वो आगे किसी के घर में उसने नकब लगाई हुई है और दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें। अच्छा, अब वो जो आज माँ बाप आएंगे, वो मैं असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। ये दौर बीत गया है। अब वो उसी की हिकमत के तहत, इसी तरह ये आप देखें, ये कितनी बड़ी चीज है। इसका डाटा बैंक आप देखें, दुनिया हैरान हो गई है। तो आपको बतौर प्रोड्यूसर ये वैसे तो शायद बताना अच्छा नहीं था। अगर मैं आपका बॉस होता तो मैं कभी ना बताता, क्योंकि आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 आइडियाज चाहिए अगली जीएम कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप जो एक मुझे आइडिया बना के दें कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इसकी वजह से नस्लें जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रही हैं, उनकी रिफॉर्म करनी है। तो आप कहेंगे कोई सोशल मीडिया का एक्सपर्ट लभिए, स्क्रिप्ट भी लिखना है, ये आपको आइडिया भी देगा, स्क्रिप्ट भी देगा। आप अच्छा, फिर आप इसको कट करें, गूगल पे ले जाए ट्रांसलेटर पे, बल्कि ये आप इसको उर्दू में मैसेज दें, ये जवाब देता है, फिर फौरन कहता है अभी मैं उर्दू लर्न कर रहा हूँ। उर्दू जी, वो उर्दू देगा। तो अब जो दौर है, आपके पास वो टूल्स हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करना अगर आपको आ जाए तो जनाब इंतहा है। और आजकल मीडिया इसी का नाम है। ये मीडिया ही है ना आपके हाथ में। वो जो कहते थे ना दुनिया मुस्तकबिल में आपकी हथेली पे होगी, तो ये है दुनिया। अब आपने, अगर मैंने आपको तीनों चीजें दिखा दी, सूरह बकरा, कुरान पाक की पारे, जिस्ट आ गया आपके सामने। आप इसके ऊपर वैसे कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। अब सारी चीज आपको प्रोफेशनल टीवी प्रोग्राम की फिल्मिंग आ गई,
इश्क मोहब्बत करनी हो तो उसके नुस्खे भी आ गए। तो आप अगर इसके अलावा भी कुछ आप करना चाहते हैं, मतलब आप हेल्थ के बारे में मुझसे पूछना चाहें, किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहें, इधर उधर ढूंढने की बजाय इससे गाइडेंस लें, आप अच्छे डॉक्टर्स ढूंढना चाहें, तो अब दौर जो है ना, आपको बताऊं, वो जो कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, इट इज पावर, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब तो ये भी है, आपको पता है, ये जो मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस नहीं बन सका क्योंकि उसके पास इल्मियत ज़रा ज़्यादा थी, और आपको पता है कि सियासतदान घबराते हैं कि ये हमारे कहने नहीं मानेगा। उसकी कल परसों एक पीस चल रहे थे, तो वो उसमें कह रहा था, ये 2 महीने पहले की तकरीर थी, कहता है कि इतने हमारे जो कोई 2 लाख के 3 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इनका हाल ये है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो ये ज़माना आ गया है कि आपके पास एक मुकदमा आता है ना, आप दावा वकील ने किया, दूसरे ने जवाब दावा, आप दोनों उठा के नेट के ऊपर डाल दें, इसी को डाल दें, इसको कहें कि जी ये दोनों पढ़ के और बताओ किसके आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, आर्गूमेंट्स आ गए, और उसके बाद आप अपना फैसला तैयार कर लें। अभी मेरी बेटी का डिफेंस था ना, तो वो कल मेरे पास आई, इकोनॉमिक्स, हालांकि मुझसे उसको तेज होना चाहिए, लेकिन मैं वेला हूँ, वो बच्ची भी अपनी पाल रही है, मियाँ भी ताज़ा ताज़ा है, उसके साथ भी घूमना है, और फिर लेक्चरर भी है, वहाँ भी जाना है। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारे डिफेंस है, मैं तुम्हारे से प्रेजेंटेशन लूंगा। नहीं पापा, आप इकोनॉमिक्स है, आपको क्या पता। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे बताऊं तरीका। मैंने उसको ये दिया, मैंने इसी AI पे लिखा कि अब तरीका देखें, डिफेंस है PhD का, मैंने उसमें लिखा कि जी दिस इज द टॉपिक ऑफ ए PhD थीसिस एंड आई हैव टू टेक द डिफेंस फ्रॉम ए स्टूडेंट, काइंडली सजेस्ट मी 25 क्वेश्चंस। 25 दिमागों के सवाल उसने फौरन दे दिए। फिर मैंने लिखा कि वुड यू प्लीज डोंट माइंड टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। वो दोनों आए, मैंने बेटी को बुलाया 2 मिनट बाद, मैं कहा बेटी का पापा ये पावे कैसे निकाला। मैंने कहा ये देखो मैंने इससे निकाला, 25 सवाल तुम्हें मिल गए, 25 जवाब मिल गए। तुम्हारा डिफेंस कितनी देर होगा, कहते 15-20 मिनट, 5-6 और स्टूडेंट भी है। मैंने कहा ये 25 सवाल पढ़ लें, 25 जवाब पढ़ और पॉइंट्स बना लें, तुम्हें 3 मिनट में मैंने ये मटेरियल दे दिया, अब तू तैयारी करके जा। अब वो जो वहां पे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे, और मैं आपको बता दूं अभी मैं तो आपको था पागल आदमी होना, इन चक्रों में पड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये आप लोगों का काम था कि आप कहते रहो सब क्या बकवास कर रहे हैं, ये किताब पढ़े ना, खत्म हो गया, मैं इसमें रखे। तो वो जो है ना, मैंने जब उसको बताया बड़ी परेशान हुई। पापा मैंने कहा तुम्हें क्या, तुम्हें 25 ब्रेन्स जो है, मशीन ब्रेन्स, उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, उसका जवाब दे दिया। 25 में से 8-9 सवाल तो बनेंगे, जनरल क्वेश्चन है ना, एक आध तेरा अपना सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का दौर बड़ा डिफरेंट हो गया है। अब आपको कोई ड्राफ्ट बनाना हो रिप्रेजेंटेशन का, या आपने ये चेक करना हो कि यार मैं कैमरामैन नया बनाऊं, तो मैं अगर किसी को कहूँगा कि जी साल हो गया, मैं पूछूं कि जी फोकल लेंथ क्या होती है, वाइट बैलेंस क्या होता है, वाइड एंगल क्या होता है, बैक लाइट क्या होती है, फ्लड लाइट क्या होती है, या आप इसको लिख दें कि जी व्हाट आर द लेटेस्ट लाइट्स एंड वेयर दे आर अवेलेबल एंड व्हाट इज द प्राइस इन पाकिस्तान, आपको सामने आ जाएगी। आप जाके चीफ कैमरामैन को कहेंगे सर इन्हें छोड़ो, अभी देख रहे हो कितना छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, पहले कितने बड़े कैमरे होते। तो ये चीजें आप कैपेसिटी बिल्डिंग, कमिंग वाइंडिंग अप दिस लेक्चर, मैंने कोशिश ये की है कि आपको मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। मैंने ये बताया मैं कौन हूं, आपसे पूछा आप कौन है, फिर हम कौन है, फिर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो इदारा है, अगर मैं 15 साल की रिटायरमेंट के बाद भी इसकी एकेडमी में यंगस्टर्स मोर देन 50 प्रोड्यूसर्स को खिताब कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं आज जिंदा हूं। आपके ज़हनों में काफी अरसे तक जिंदा रहूंगा, जब तक कोई आके इसके ऊपर ये स्लेट साफ ना करे। तो ये लाइफ है, आप ये ना भूलें
कि ये पोस्ट चली गई तो कुछ नहीं होगा, मेरी तरक्की रुक गई, बिल्कुल नहीं। आज के बाद कल आनी है। जो वक्त अब नहीं रहा वो कल नहीं रहेगा। जैसे वो एक मशहूर बादशाह के गुलाम से उसने पूछा कि यार मुझे कोई ये चीज़ बताओ कि कोई चीज़ देखूं तो मैं खुश हो जाऊं, और जब गमगीन हूं तो खुश हो जाऊं, और खुश हूं तो गमगीन हो जाऊं। उसने एक अंगूठी बनवाई, उस पर लिख दिया ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बिल्कुल आपने जिंदगी का मोटो ये रखना है, गुजर जाएगा। और आखिरी नुक्ता ये जहन में रखें कि हम सब अल्लाह ताला के सुपर कंप्यूटर का एक पुर्जे का जर्रा है। अगर आप इस पूरी गैलेक्सी को देखें तो दुनिया, पूरी दुनिया एक छोटा सा रेत का जर्रा है। उसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट है। क्लोज कर रहे हैं सर, मार के तो नहीं निकालोगे? अच्छा, तो वो आपने उस जर्रे में अपना मकाम बनाना है, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि इस दुनिया को समझें और चीजें अल्लाह पे छोड़ दें। आपका काम मेहनत करना है। माली दा कम पानी देना पर मशकां देवे, आपने ये काम करना है। अब ये आपको नहीं पता कि फूल गिरेगा कि फल गिरेगा, परिंदा खा जाएगा या क्या होगा, वो आपके सर नहीं है। आपने मेहनत किया, आपको उसका फल मिलना है। तो बिल्कुल एक आज़म और ये जहन में ना सोचें जी पीटीवी से कुछ भी नहीं हो सकता। सर जी अंडर वन रूफ इतने बड़े प्रोफेशनल कहीं जमा नहीं, इतना इक्विपमेंट नहीं जमा। आपको इन्होंने खाना खिलाया, जिनको नहीं खिलाया वो कहते हैं खिलाओ, और जीएम साहब कह रहे हैं अभी 5 मिनट में। ये इख्तियार कौन देता है? आपके घर के बजट से आप बीवी को जाके कहें ना जी 5 दोस्त आ रहे हैं और आज 7 जाएं, तो वो क्या कहेगी? आपको पहले नहीं पता था, मैं थोड़ा फालतू बना लेती, भाਵੇਂ कम हो जाए। तो पीटीवी ये नहीं कहता, ये इसी अदारे का खासा है कि गवर्नमेंट का खर्चा है, आपको एसी के कमरे में बिठाया, तनख्वाह भी देंगे और आपकी कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। तो इस अदारे के लिए अच्छा सोचें, और वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये आप याद रखिएगा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, नई बर्फें पिघलते देखता हूं, नए नाले मचलते देखता हूं, अगरचे सब्ज अब भी वादियां हैं, गुज़श्ता साल की बर्फें कहाँ हैं। मरी गए हैं ना, पिछले साल बर्फ पड़ी थी, इस साल फिर पड़ेगी, लेकिन पिछली नहीं होगी। नई बर्फें पिघलते देखता हूं, नए नाले मचलते देखता हूं, अगरचे सब्ज अब भी वादियां हैं, गुज़श्ता साल की बर्फें कहाँ हैं। कहाँ आबाद है वामिक की अजरा, कहाँ है खैमा ज़नब हुस्न लैला, तही उनसे हैं उनके शहरो सहरा, अगरचे हुस्न मिलता है बहरजा, मगर वो जो बरंगे दास्तां हैं, गुज़श्ता साल की बर्फें कहाँ हैं। लोग आते हैं, फसलें कट जाती हैं, नई फसल तब उगती है। तो आपने अपनी फसल के जमाने में तन आवर दरख्त रहना है। नौजवान हैं, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, और जब और बड़े होंगे तो कड़ जाएंगे। इसी तरह आपके आगे 50-60 प्रोड्यूसर बैठे होंगे और आप यहाँ खड़े होंगे और उनको बता रहे होंगे, और फिर दिल में कहेंगे मैं तो कुछ भी नहीं किया, इंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। हुण जे मिले ते रोक के पूछा, वेखे ही अपना हाल, किथे गई और रंगत तेरी सप्पां वर्गी चाल, ते सावां वर्गी गर्म जवानी ले गए केड़े चोर। मुनीर नियाजी, सुना है नाम? दूसरों के शेर है, मेरे नहीं है। हाँ जी, कोयटा, पेशावर, लाहौर। सर कोयटा से अहमद नवाज, पीटीवी न्यूज़ का प्रोड्यूसर। और आपका ईमेल एड्रेस अगर मिल जाए सर, थैंक यू, या कोई फेसबुक आईडी। क्या ईमेल एड्रेस? जी सर, या फेसबुक, गूगल से भी मिल जाएगा, msmrao786@gmail और hotmail.com। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक तरीके से शकील मीर, चूंकि सर माशाल्लाह चूंकि आप हमारे लिविंग लेजेंड है, पीटीवी के लेजेंड हैं, समझ तो नहीं आया हम सब के आप मेंटोर हैं। सर ये बता दें, चूंकि आपने भी रिपोर्टिंग की अपने दौर में,
और आजकल भी हो रही है, और प्राइवेट चैनल पे जो रिपोर्टिंग का जो ट्रेंड है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और कौन से ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि जो नहीं होने चाहिए, जो कि रिपोर्ट को मनहूस से खातिर रखनी चाहिए? किसी को समझ आया सवाल? रिपोर्टिंग सर मैं अपने क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैं अपना क्वेश्चन आज की और माजी की रिपोर्ट आज के जमाने में देखिए, माजी के जमाने में आपको अभी मैंने बताया कि उस जमाने में रिपोर्टिंग ज्यादा डिफिकल्ट थी। आज रिपोर्टिंग में कंपटीशन ज्यादा है। वहां मोनोपोली थी टीवी की या एक आध अखबार था। आज पहले ब्रेकिंग न्यूज आती थी तो बंदे हिल जाते थे, अब ब्रेकिंग न्यूज आती है तो कहते हैं यार एक केड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक फर्क। दूसरा फर्क यह है कि पहले प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था, अब स्पीड है। न्यूज के लिए दो क्वालिटीज चाहिए, नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 स्पीड। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, खबर झूठी साबित हो गई तो आपकी स्पीड 0 हो गई, उस चैनल की रेटिंग 0 हो गई, उस रिपोर्टर का मुस्तकबिल तबाह हो गया। लेकिन अगर आपके पास खबर है, एक्यूरेट है, लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, दूसरे दे गए, तो आपकी खबर को कोई खबर नहीं मानेगा। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं दे सकता हूं। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ख्याल रखना है। जब खबर आपके पास हो, आपने वक्त जाया नहीं करना, उसको ऑन एयर कर देना है। लेकिन व्हेन इन डाउट नॉक इट आउट। अगर आपको पता हो कि यार शक है, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि परवेज मुशर्रफ पे कातलाना हमला हुआ, वो आर्मी हाउस से जा रहे थे, बाहर निकले पिंडी में, तो पेट्रोल पंप के बाहर उन पे फायर किया गया। तो मुख्तलिफ चैनल्स ने खबर दी कि जी हमला हो गया, बाहर से खबर आ गई कि वो जख्मी हो गए, किसी ने कहा फारिग हो गए। एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि जी ऑफिशियल टेलीविजन क्या कह रहा है। ऑफिशियल टेलीविजन के पास खबर थी, लेकिन उसने तस्दीक की और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग की। तो सरकारी टीवी की बड़ी रिस्पॉन्सिबल अहमियत होती है, और बाद औक़ात बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं। मेरे साथ भी हुए कि जब इफ्तिखार चौधरी को सैक किया गया, आई वाज डायरेक्टर न्यूज। मुझे पता है कि जुमे का दिन था, टीवी सेंटर के साथ बलूचिस्तान असेंबली में हम जुमा पढ़ने जाया करते थे, बलूचिस्तान हाउस में। वहां से मैं निकला हूं तो मुझे फोन आया। उस वक्त मोहम्मद अली दुर्रानी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा राव साहब कहाँ हैं? मैंने कहा जी मस्जिद से निकल रहा हूँ। टीवी कितनी दूर है? मैंने कहा जी 5 मिनट की वॉक है। आप फौरन अपने कमरे में पहुंचे और मुझे फोन करें। मैं अभी डायरेक्टर न्यूज के स्टेप्स पे था तो मोहम्मद अली दुरानी का फोन आ गया, किधर हो? पहुंचे? मैंने कहा जी पहुंच गया हूँ। कहते हैं फैक्स, उस जमाने में फैक्स था, ये मोबाइल उस तरह नहीं थे सेट। मैंने कहा जी फैक्स मेरे कमरे में है, डीएन का मुझे नंबर दे। मैंने दिया। कहता आप फैक्स के पास खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया। कहते हैं मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ बैठा हूं, आपको मैं एक फैक्स कर रहा हूं, आपने किसी को नहीं बढ़ाना, उसको पढ़ना है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे फोन कर लेना, मैं फोन पे हूं। मैंने खड़ा हुआ, फैक्स आया 4 लाइन का कि इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जज को सैक कर दिया गया है और उसकी जगह पे वो जावेद था, उसको बना दिया गया है। बहुत बड़ी खबर थी। मैंने कहा ये है। कहते हैं ये किसी को पता ना चले, आप मेरा फोन खुला हुआ है, प्रेसिडेंट भी बैठे, इसका उर्दू तर्जुमा करें और ट्रांसलेटर को बुला लें और न्यूज कास्टर को स्टूडियो में भेज दें, उसको बताएं नहीं। मैंने वहीं उसका तर्जुमा उनको सुनाया, उन्होंने स्पीकर ऑन करके दोनों ने सुना। उसके बाद मैंने न्यूज कास्टर के पास जाके दिया और वो खबर चल गई। इट वॉज ए ब्रेकिंग न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट के जज को फारिग कर दिया गया। तो कहना मतलब ये है कि ऐसी चीज। इसी तरह नवाज शरीफ जब रिस्टोर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, नसीम हसन शाह वगैरह थे, खालिद अनवर इनके वकील थे, वो भी मैंने रिपोर्ट की। तो वो एक कंपटीशन अलग है। मिसालें बहुत हैं लेकिन बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप इतनी हजम नहीं कर सकेंगे। स्वीट डिश भी खानी होगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थक गए हो तो चलो छुट्टी कर लेते हैं। कमेंट करते हैं सर। आपने माशाल्लाह आपने इससे 7-8 साल पहले लेक्चर भी आपका सुना था। क्या हुआ था?
7-8 साल पहले भी आपका लेक्चर आपने इसी तरह यहाँ, अच्छा। उस वक्त भी आपका लेक्चर जो है वो सुना था। तो अगर मैं बिल्कुल ब्लंटली कमेंट करूं तो उस वक्त ये था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो ये सारा लेक्चर इसमें गया। तो हमने कहा अब जो है वो सारे सीधे सुना के चले गए हैं, बात तो वही है। इस बारे लेक्चर में कत्तल पिछली कोई बात नहीं थी, एक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी कैसे है वो सारी चीजें ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर लेक्चर का एक सेंट्रल आइडिया होता है ना। तो ये क्या है वो इस हवाले से आपको कैपेसिटी बिल्डिंग आई है ना, देख लें भाई, दिस ए गुड ट्रिब्यूट कमिंग फ्रॉम ए यंग मैन। सर कोयटा सेंटर से आपसे बात करना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू सुन के कोयटा वाले तो पहले आपके फ़ैन हो गए, और अल्लाह पाक आपके इल्म में भी इजाफा फरमाए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी में भी इजाफा फरमाए। और सर बस आपसे सिर्फ एक छोटी सी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आपके लेक्चर्स हम मज़ीद सुनना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी आईडी या आपका कोई यूट्यूब चैनल है या किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू हम सुन सकते हैं? मैं क्योंकि मैं आपको गाइड करता हूँ। आप लंबी गेम को छोड़ें, वैसे तो यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन प्रोफेशनल अंदाज में आपने सुना है VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आप गूगल पे जाएं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेब पे जाएं और वहाँ मेरा नाम लिखें, टेलीविज़न प्रोडक्शन लिखें। मेरे तकरीबन 35 लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। जो लोग टीवी देख के MS कर रहे हैं उन पे उसमें व्हाट इज टेलीविजन प्रोडक्शन, अरसलान देखो अगर उसका लिंक मिल जाए तो तुम्हें। अच्छा, निगाह है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लिंक। अच्छा, वहाँ आपको टेलीविजन प्रोडक्शन, टेलीविजन रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए और खबर कैसे बनानी चाहिए, 35 लेक्चर है। और ईच लेक्चर इज आफ्टर 50 मिनट्स, 50 मिनट कैमरे के सामने मैंने उनको बोला है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये निकाल रहे हैं स्क्रीन पे, VU लिखे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, VU आ गया। यहाँ आप लिखें कि मीडिया लेक्चर सर्वर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। ये है, ये सर आप देख लें। हाँ, मीडिया लेक्चर्स, ये यहाँ खोल, आई होप आ जाएगा। सर उनको बताया मैंने बोला सर ये मैं दिखा रहा हूँ सर। क्या कह रहे हैं? वो स्क्रीन शेयर किया बोले आपके लेक्चर खोल दिया लेक्चर, चलो खोल के मुझे भी कोई 8-10 साल पुराना सर्वर मुझे कराओ। ये मौजूद हैं, ये क़यामत के दिन भी मुझे दिखाए जाएंगे कि आपने। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मैं दिखा रहा हूँ सर, कोयटा सेंटर से सर, अहमद नवाज। ये जा रही है स्क्रीन पर, ये 35 देखें, ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। ये 10 साल पुराने हैं शायद, और 35 लेक्चर्स हैं 50-50 मिनट के। आवाज करो, साइलेंट पे। ये उनके स्टूडियो में ही रिकॉर्ड। चलो आप वो आराम से देखिए, उधर से कंप्यूटर पे बैठ के कर। वहां किसी ने निकाला है वो, बस ठीक है। हाँ भाई जवान। सर ये कोयटा सर, ये सेंटर से देखिए सर। देखें, स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, यही लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं। सर ये लेक्चर, यही वाला है, ओके कर दें, यही वाले हैं। ओके, थैंक यू।
आपको मिल जाएंगे तसल्ली से, आप देखें जब फुर्सत हो। इसकी अब जरूरत ही नहीं, अब तो आप एआई पे चले जाएं। या स्क्रीन शेयरिंग की तरह स्क्रीन शेयरिंग पे ऊपर वीडियो आता है वो नहीं चल रहा। चले, अब आइडिया हो गया इनको मेरा ख्याल है। ये तो मेरा ही है। मैंने इराक वार भी कवर की, उसकी भी रिपोर्ट्स आपको बुक्स पे सर लिखी। हाँ, बुक्स मैंने बगदाद में लगे देखा, इराक वार उसके ऊपर नेशनल फाउंडेशन ने छापी। तो अब आप लोग क्यों भाई मिस्टर कैपेसिटी सेशन में क्लोज करें या हाँ। सर अगर देना चाह रहे हैं ठीक है सर वो अच्छा रिकॉर्डिंग होगा और ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। नहीं, मेरी ऑन द रिकॉर्डिंग। कोई सवाल आपके ध्यान में है? मैनेजमेंट के खिलाफ थैंक यू। ये ऑफ है ऑन है? आपको पीटीवी में नौकरी करते हुए अगर कोई मुश्किल है, बॉस को कैसे डील करना है, छुट्टी बगैर छुट्टी लिए किस तरह छुट्टी करनी है, किसी को ये बताए बगैर कि कैसे मैं सामने ना आऊं और बॉस या साथी परेशान फिरता रहे, तो हर तरह के गुर के लिए तैयार, बगैर पैसों। नहीं, ऑन द रिकॉर्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज आ रही है सब? चले जी बेटे। अच्छा सर, मुझे फिलहाल 5-10 मिनट के लिए लीव चाहिए क्योंकि मैंने बुलेटिन करवाना है सर मुल्तान से। दिलावर हुसैन बात कर रहा हूँ। आप छुट्टी करें जो। थैंक यू सर, माय प्लेजर। वो मैं आपको सुनाऊं, मेरे जैसा एक स्पीकर किसी जलसे में चला गया, तो वो फन सीख के आया था कि जी बात किस तरह करनी है। तो किसी ने कहा तकरीर करना कोई मुश्किल फन नहीं, बात से बात निकालते जाओ। उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो, बात करना मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और महफिल पे मुझे याद आया, देखो महफिलें कई किस्म की होती हैं, नाव नोश की भी होती हैं। नोश का मतलब तो आप समझते होंगे क्योंकि आप करते रहते हैं पानी। और नाव कश्ती को कहते हैं, कश्ती पानी में चलती है। पानी आपको पता है बर्फ से पिघल के दरिया बनते हैं, और दरिया जब बहते हैं तो न जाने किस मंजिल की तरफ बहते हैं। दरियाओं में मछलियां होती हैं, और मछली आपको पता है, वेल मछली सामने आ जाए तो जिंदगी गई, छोटी मछली आई तो आप उसको रोस्ट करके खा जाएंगे। रोस्ट पे याद आया आपको कि चिकन रोस्ट जो है वो केंटकी ने शुरू किया, KFC आया, KFC से मैकडोनल्ड आया, और मैकडोनल्ड आपको पता है पिज़्ज़े से ज़्यादा बिकता है। और पिज़्ज़ा क्या होता है? रोटी के ऊपर सालन रखा होता है, गर्म होती है रोटी, हम उसको पिज़्ज़ा कहते हैं। घर में भी रोटी पकती है, हमारे पराठे शायद उससे अच्छे हैं अगर साग के साथ हों। साग तो घास होती है, घास भैंस खाती है, भैंस दूध भी देती है, और दूध से आपको मक्खन मिलता है। मक्खन आप खाते भी और लगाते भी हो। जब नौकरी में आप मक्खन लगाओगे तो मजे लोगे, और वैसे खाओगे तो ताकतवर हो जाओगे। तो ताकतवर क्या चीज होता है? नौजवान के पास बड़ी ताकत होती है, वो कहता है मैं सर मार के ये दरवाजा तोड़ दूंगा। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो कहता है देखो, बुढ़ापा भी किसी किसी को नसीब होता है, बुढ़ापे को बुरा ना कहो। बुरे तो हर तरह के लोग होते हैं, वो जो किसी की गीबत करें वो भी है,
गीबत तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और इस्लाम क्या है, सलामती का है, और सलामती आप अपनी चाहें निकल आई ना तकरीर। तो इस तरह का एक स्पीकर किसी जलसे में चला गया, वहां लोग उठ के, जैसे अब जा रहे हैं कोयटा पेशावर से, आप भी थोड़ी देर में सोचेंगे कि अब यार मुको, तो उठ के किसी ना किसी बहाने, कोई फोन सुनने, कोई और चक्कर, कोई आंख का इशारा करके कि मैं जा रहे हैं तू भी आ जा, तेरे नाल ही मैं ड्रॉप लेना है। अच्छा, तो जब आप निकलेंगे आखिर में एक बंदा बैठा रह गया, तो वो स्पीकर साहब जो हैं वो लगे हुए थे जोश में। उसने कहा मैं उस वक्त तक अपनी तकरीर खत्म नहीं करूंगा जब तक इस जलसे में आखिरी आदमी मौजूद है। वो खड़ा हुआ है, सर मैं तो माइक लेके जाना है। तो सर अब ये माइक लेने वाले परेशान हैं, इसलिए लाहौर वाले बैठे हैं यहाँ पे। तो माइक लेने वाले वो उधर भी आ सर है, आपसे माइक लेने अभी कोई और स्पीकर भी आएंगे। अभी कोई भाई 3 बजे किसी ने आना था है। चलो भाई, अच्छा भाई बहुत शुक्रिया। सेंटर्स को भी कह इसको सेंटर्स को भी थैंक यू भाई, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, मैं आप सबका मशकूर हूँ। कोयटा का इसलिए कि मेरी सर्विस का आगाज कोयटा से हुआ। कराची पाकिस्तान का साहिल है, और पेशावर आपको पता है कि हमारी डिफेंस लाइन है। लाहौर तो पता है कि लाहौर जी ने नहीं देखा, उन्हें कुछ भी नहीं देखा। और पिंडी इस्लामाबाद आपको पता है सरकारी शहर है। अगर यकीन ना आ रहा हो तो काजी फाइज ईसा से पूछ लो आप, सर, और कोयटा भी वालों यकीन की नहीं तरफ आ से रहा भी हो तो आपको- इमरान खान से पूछ लो कि 804 नंबर मिलने के बाद भी वो पास क्यों नहीं हो रहा। 1000 में से 804 नंबर लिए हैं, लेकिन उसको हुकूमत ने 333 नंबर दे के भी पास नहीं किया। ये इस्लामाबाद है, और मैं भी यहीं रहता हूँ, इसी के अंदर पढ़ लिख के जवान हुआ हूँ। और अब उम्र के उस हिस्से हूँ जहाँ मैंने पहले कहा बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता। आ जाओ मुकाबला कर लो मेरे साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।